हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ कार्मिक प्रशासन में भर्ती जो टॉपिक है उसको डिस्कस करना चाहूँगा। बीपीएससी एग्जाम में ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। विगत वर्षों आता रहा है लेकिन इन दिनों नहीं आ रहा है, तो इस बार जो 65वां बीपीएससी मेंस हो रहा है उस पर्सपेक्टिव में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज हम आपके सामने भर्ती पोर्शन डिस्कस करेंगे, साथ ही अब भारत में भर्ती क्या है उस पर भी वर्कआउट करेंगे। अगर पिछला क्वेश्चन का ट्रेंड देखा जाए तो पिछले दो दफा ये टॉपिक क्वेश्चन आ चुका है। एक बार 41वां बीपीएससी में आया था जिसमें कहा गया था भीतर से भर्ती और बाहर से भर्ती का क्या अर्थ है, उसके सापेक्षिक गुण और दोष का विवेचना करने आया था। और फिर 45वां बीपीएससी में भर्ती को परिभाषित करें और इसके विभिन्न तरीकों का वर्णन करें, यह भी आया था। फिर 45वां बीपीएससी में ही सेकेंड पेपर में क्वेश्चन आया था, कहा गया था कि भारत में अखिल भारतीय सेवा के भर्ती और प्रशिक्षण के आलोचनात्मक परीक्षण करें और प्रशासक को अधिक प्रभावकारी, प्रतिबद्ध और ईमानदार बनाने के लिए इसमें क्या सुझाव दिया जा सकता है। यानी कि ये टॉपिक पेपर 1 में भी आ सकता है, पेपर 2 में भी आ सकता है। तो हम लोग दोनों को एक साथ एड्रेस करेंगे। टॉपिक को दो भाग में बांट देंगे, एक इन जनरल भर्ती क्या होता है सो करेंगे, और दूसरा भारत में भर्ती कैसे होता है सो उस पर वर्कआउट करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, भर्ती कार्मिक प्रशासन का आधारशिला है। भर्ती से कार्मिक प्रशासन की प्रक्रिया शुरू होती है और सेवानिवृत्ति तक चलता ही रहता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर कार्मिक प्रशासन में कोई है तो वह है भर्ती। मैंने आपको बतलाया था कि कार्मिक प्रशासन में विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, जिसमें एक कार्य जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको प्रापण कार्य कहते हैं, अंग्रेजी में प्रोक्योरमेंट फंक्शन कहते हैं। वह वर्चुअली उपयुक्त कर्मचारी को प्राप्त करने से संबंधित है, भर्ती उसी से संबंधित है। यानी आप समझ लो, भर्ती कार्मिक प्रशासन में प्रापण कार्य से संबंधित है। भर्ती का समान अर्थ क्या होता है? भर्ती का समान अर्थ होता है रिक्त पदों को भरा जाना। तो संगठन में या सरकार में यदि कोई पद खाली होता है तो उसको भरे जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भर्ती कहते हैं। प्राय आम बोलचाल में भर्ती, नियुक्ति, चयन ये सब एक जैसा इस्तेमाल होता है, लगता है सब बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है, सब में फर्क है। इनफैक्ट भर्ती एक व्यापक प्रक्रिया है और उसमें चयन और फिर नियुक्ति एक चरण कह सकते हो, घटक हो सकता है उसके। तो भर्ती एक व्यापक प्रक्रिया हुआ जिसमें चयन, नियुक्ति इत्यादि उसके महत्वपूर्ण चरण है या घटक है जिस पर हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। तो एक दफा यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि चयन और निर्वाचन, समझ रहे, चयन और चुनाव कर सकते हैं। चयन और चुनाव प्राप्ति के दो माध्यम है। इलेक्शन एंड सिलेक्शन आर टू इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ इंडक्शन। किसी भी संगठन में कर्मचारी प्राप्त करने का दो तरीका हो सकता है, या तो निर्वाचन से हो या फिर चयन से हो। सिलेक्शन और इंडक्शन, इलेक्शन हम लोकसभा में, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में हम लोग हर 5 साल में अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं, जिसको चुनाव के माध्यम से करते हैं। और यूपीएससी एग्जाम लेती है और स्टूडेंट लोग का मेरिट लिस्ट बन जाता है और उसमें विभिन्न सेवाओं के लिए वो चयन करती है। तो सिलेक्शन और इलेक्शन में फर्क है। सिलेक्शन में जो सिलेक्टर है यानी जो ऑर्गेनाइजर है, जो ऑर्गेनाइजेशन चला संगठन है, वो अपने हिसाब से कर्मचारी का क्या करता है? चयन करता है। और यहाँ पर निर्वाचन में जो मतदाता है अपने हिसाब से अपने कर्मचारी को या अपने प्रतिनिधि को चूज करते हैं। तो सिलेक्शन और इलेक्शन में वो मेजर डिफरेंस ये है कि जो बॉल है अलग जगह, एक तरफ बॉल जो है नियोक्ता के पास है और दूसरी तरफ जो बॉल है किसके कोर्ट में है? मतदाता के कोर्ट में है। दोनों अपने अपने हिसाब से उनको डिस्क्रिप्शन होता है कि वो अपने मतलब जिनको चुनना है उसको चूज कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो अगर आपसे कोई समान अर्थ पूछता हो व्हाट इज रिक्रूटमेंट, तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे भर्ती कार्मिक प्रशासन में पहला चरण है,
पहला महत्वपूर्ण कार्य है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें आम अर्थ में रिक्त पदों के लिए योग्य उम्मीदवार को भरा जाता है। लेकिन व्यापक अर्थ में भर्ती को देखा जाए तो भर्ती कार्मिक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें रिक्त पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों को आकर्षित किया जाता है, उन्हें प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित किया जाता है और रिक्त पदों को उनसे भरा जाता है। तो इसमें विज्ञापन भी देना होता है, इसमें परीक्षा भी लेना होता है, इसमें चयन नियुक्ति भी करना होता है। तो इस हिसाब से भर्ती कार्मिक प्रशासन में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें रिक्त पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों को आकर्षित किया जाता है, प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित किया जाता है और योग्य उम्मीदवार रिक्त पदों पर भरा जाता है। इसमें एक व्यापक प्रक्रिया है, जिसमें चयन, नियुक्ति इत्यादि क्या है, उसके महत्वपूर्ण चरण है। तो आप भर्ती को कुछ इस तरह से ले सकते हो। देर इज नो कंफ्यूजन, समझ में आया आपको कि भर्ती का दो अर्थ मिलेंगे, संकीर्ण अर्थ और व्यापक अर्थ। तो संकीर्ण अर्थ में क्या बोलेंगे, भर्ती का मतलब रिक्त पदों को भरा जाना, और व्यापक अर्थ में क्या बोलेंगे, भर्ती कार्मिक प्रशासन का वह प्रक्रिया जिसमें रिक्त पदों के लिए क्षमतावान लोगों को, योग्य लोगों को आकर्षित किया जाता है, इसके लिए विज्ञापन दिया जाता है, उनमें प्रतिस्पर्धा विकसित किया जाता है और फिर उन योग्य और श्रेष्ठ कार्मिकों से रिक्त पदों को भरा जाता है। तो यह भर्ती का व्यापक अर्थ में परिभाषा हो सकता है। फिर आप देखते हैं भर्ती का कार्मिक प्रशासन में क्या इम्पोर्टेंस है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो, ग्लेन स्टाल का स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उन्होंने कहा भर्ती कार्मिक प्रशासन का आधारशिला है। बगैर उपयुक्त भर्ती प्रणाली के आप आले दर्जे के कर्मचारी की प्राप्ति की संभावना को नजर छीन मान सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, रिक्रूटमेंट इज cornerstone of personnel administration. In absence of proper recruitment policy, there is least possibility of getting first rated employee. मतलब जो अच्छे आले दर्जे का कर्मचारी की प्राप्ति की संभावना बगैर उपयुक्त भर्ती प्रणाली के छिन्न होता है। तो इस हिसाब से आप देखते हो कि कार्मिक प्रशासन में यदि सबसे इम्पोर्टेंट काम है तो वह है भर्ती। यदि किसी भी तरीका से कार्मिक प्रशासन में गलत तरीका से भर्ती हो जाता है तो इसके जो खामियाजा है उसको फिर किसी भी तरीका से भरा नहीं जा सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा कार्मिक प्रशासन में यदि जोर देने की जरूरत है, बल देने की जरूरत है, तो भर्ती पर बल देने की जरूरत है। और यही देखते हैं, यही कारण है कि लगभग सभी देशों में भर्ती को कार्मिक प्रशासन में सबसे ज्यादा तवज्जो दिया जाता है और फिर उस पर संवैधानिक वैधानिक व्यवस्था स्थापित की जाती है ताकि योग्य और श्रेष्ठ उम्मीदवार कार्मिक प्रशासन में आकर्षित हो सके। जैसा कि आप देखते हो कि लोक प्रशासन में कर्मचारी बड़ा इंपॉर्टेंट घटक होता है। कल ही मैं बतला रहा था कि हार्मन फाइनर बोलते हैं कि कार्मिक लोक प्रशासन में संप्रभु घटक होता है, यानी जितने संसाधन है सब एक तरफ और कर्मचारी अकेला दूसरे तरफ होता है। क्योंकि बगैर सही कर्मचारी के इन संसाधनों का कोई मतलब नहीं है। इन्हें मैनेज करना, इन्हें मैनिपुलेट करना, इन्हें इस्तेमाल करना सब मानव संसाधन द्वारा ही होता है। और मानव संसाधन अच्छा हो, प्रभावी हो, ये किस बात पर निर्भर करता है, तो भर्ती पर निर्भर करता है। तो आप समझ लो भर्ती से ताल्लुकात है कार्मिक प्रशासन का, कार्मिक प्रशासन से ताल्लुकात है लोक प्रशासन का, और लोक प्रशासन से ताल्लुकात है लोकहित के प्रबंधन का। कहने का मतलब क्या हुआ, भर्ती जितना बेहतर होगा कार्मिक प्रशासन उतना ही प्रभावी होगा, और कार्मिक प्रशासन जितना बेहतर होगा लोक प्रशासन उतना ही प्रभावी होगा, और लोक प्रशासन जितना प्रभावी होगा उतना ही लोकहित की परिपूर्ति बेहतर ढंग से हो सकती है। तो इस प्रकार आप भर्ती को लोकहित की परिपूर्ति से सीधा जोड़कर देख सकते हो कि भर्ती सही तो लोकहित की परिपूर्ति भी बेहतर ढंग से होगा। अगर मान ले हेल्थ डिपार्टमेंट ले लो, हेल्थ डिपार्टमेंट में गलत तरीका से कोई भर्ती हो जाता है, समझ रहे हैं, मुन्ना भाई टाइप का कोई डॉक्टर बन जाते हैं, तो क्या आप उनसे अपना इलाज कराना पसंद करेंगे? कतई नहीं। समझ रहे हो, फिल्मों में ठीक लगता है कि जादू की झप्पी दे दिया, बीमारी ठीक हो गया।
आम जीवन में बहुत सारे आप आए दिन पढ़ते रहते हो, पेपर में भी निकलते रहता है कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन करते करते कभी रुई अंदर छोड़ दिया, कभी कैंची अंदर छोड़ दिया। क्या बतलाता है ये बतलाता है कि इनकी जो भर्ती हुई है उसमें कोई त्रुटि रह गई है, कोई बेहतर प्रभावी ढंग से उनको नहीं प्राप्त किया गया है। तो भर्ती का कार्मिक प्रशासन में क्या मायने है बताइए। अगर उपयुक्त तरीका से भर्ती होता है तो कई फायदे होते हैं। सबसे पहला तो मतलब सही पद को सही कर्मचारी मिल जाता है, नंबर 1। दूसरा, संगठन में उपयुक्त मानव संसाधन की प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती है। तीसरा, आप कह सकते हो कि भर्ती अगर अच्छा होता है तो संगठन का साख भी बढ़ता है, संगठन का मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है, संगठन का उत्पादन बढ़ जाता है, संगठन में कर्मचारियों की मतलब प्रति एक तरह से मतलब कह सकते हो आश्वासन हो जाता है कि नहीं, वी हैव स्टेबल एंड इफेक्टिव मैन पावर। तो आप कह सकते हो कि भर्ती अगर सही है तो कार्मिक प्रशासन में बहुत सारे जो आगे की प्रॉब्लम है, आगे के जो इश्यूज है वह बेहतर ढंग से एड्रेस हो जाते हैं। इसलिए देखते होंगे विश्व के किसी भी देश में चले जाओ, सबसे ज्यादा तवज्जो किसको दिया जाता है? भर्ती को दिया जाता है। तो भर्ती से फायदा क्या है? भर्ती से फायदा संगठन को है, भर्ती से फायदा कर्मचारी को है, भर्ती से फायदा कार्य को है, और भर्ती से फायदा किसको है? पूरे समाज को है। यदि भर्ती सही तौर से होता है तो राइट पर्सन को लोक सेवा में प्रवेश का मौका मिलता है। भर्ती अगर सही तरीका से होता है तो संगठन का निष्पादन प्रभावी ढंग से होता है। भर्ती अगर सही ढंग से होता है तो संगठन अपने लक्ष्य प्राप्ति में बेहतर महसूस करता है, बेहतर ढंग से सफल होता है। और भर्ती अगर सही तौर पर होता है तो नागरिक हित की परिपूर्ति भी बेहतर ढंग से होता है। नहीं तो फिर जैसा आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ऑपरेशन करते समय कभी कैंची छोड़ दो, कभी रुई छोड़ दो। समझ में आपको? तो भर्ती का सीधा सीधी संबंध किससे? कर्मचारी से, कार्य से, संगठन से, और अल्टीमेटली नागरिक हित के परिपूर्ति से। देयर इज नो कंफ्यूजन। फिर मैंने बताया भर्ती एक छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है। और मैंने आपको क्या बताया कि आमतौर पर हम लोग क्या समझते हैं कि भर्ती नियुक्ति बराबर होता है, लेकिन मैं आपको बतला दूं भर्ती एक तकनीकी प्रक्रिया जो कई चरणों में संपन्न होता है। कम से कम यहाँ हम ऐसे 12 चरणों को पॉइंट आउट कर सकते हैं जो भर्ती प्रक्रिया में सब इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जब कभी भर्ती स्टार्ट होना है तो सबसे पहले जो नियुक्ति करता है या भर्ती करता अभिकरण है वह क्या करता है? पद रिक्ति के बारे में पता लगाता है, जॉब रिक्विजिशन के बारे में पता लगाना। वहां जैसे बीपीएससी को ही ले लो, बीपीएससी 66वां निकलने वाला मान लेते हैं आप, तो 66वां बीपीएससी निकलने वाला है, तो उसमें क्या कर रहा है? वो शुरू हो गया होगा। अब बीपीएससी बिहार सरकार में जितने मंत्रालय हैं, विभाग है, सबके पास ये नोटिस दिया होगा। आवेदन क्या होगा? सबसे पद जो रिक्ति होने वाले उसके जानकारी मांग रहा होगा। तो पहला स्टेज क्या हुआ? पद निर्धारण, पद रिक्ति का निर्धारण करना पहला चरण हुआ। दूसरा क्या होगा कि पद रिक्ति का निर्धारण हो गया तो फिर हम लोग योग्यता और सेवा शर्त का निर्धारण करते हैं कि इस पद के लिए यह योग्यता होना चाहिए, ये सेवा शर्त होना चाहिए। तो नंबर 2 में कौन हो गया? नंबर 2 में हो गया योग्यता और सेवा शर्त का निर्धारण। तीसरा, अब उसी हिसाब से हम आवेदन प्रपत्र का निर्धारण करेंगे। आवेदन प्रपत्र ऐसा होना चाहिए जो बहुत कन्वीनियंट हो, बहुत सहज हो, उसमें आवश्यक जितने चीज जरूरत है वह सब समाहित हो जाना चाहिए। तो आवेदन प्रपत्र का निर्धारण तीसरे चरण में होता है। चौथे चरण में फिर क्या होता है? हम विभिन्न माध्यम से पद रिक्ति के बारे में, परीक्षा के बारे में विज्ञापन दे देते हैं। तो पहला हो गया पद रिक्ति का निर्धारण, दूसरा हो गया योग्यता का निर्धारण, तीसरा हो गया आवेदन पत्र का निर्धारण, प्रपत्र का निर्धारण, और चौथा हो गया विज्ञापन देना, यानी मार्केट में विभिन्न क्षेत्रों में और प्रकाशित हो गया एम्प्लॉयमेंट न्यूज में कि इतने वैकेंसी है जो आप इस पर आवेदन कर सकते हो। क्लियर? पांचवा में क्या होगा? पांचवे में होगा इस लड़के आवेदन करेंगे, भरेंगे, उम्मीदवार आवेदन करेंगे, उसमें बहुत सारा आवेदन इनकम्प्लीट हो सकता है,
समझ रहे हैं, पार्शियल हो सकता है, इनकरेक्ट हो सकता है, तो स्क्रूटनी किया जाता है। तो नेक्स्ट स्टेज क्या हुआ, स्क्रूटनी हुआ, जिसमें गलत असंगत आवेदन प्रपत्रों को निकाल कर बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर होगा एग्जाम लिया जाएगा योग्यता का निर्धारण करने के लिए कि कौन श्रेष्ठ है, कौन बेहतर है। इसके लिए हम लोग योग्यता एग्जाम लेते हैं। एग्जाम लेने के बाद फिर क्या होगा, सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन का मतलब होता है रिजल्ट प्रकाशित करना, समझ रहे। तो रिजल्ट प्रकाशित हो गया, कौन किस सर्विस के लिए चुना जाता है। उसके बाद सिलेक्शन होगा, मतलब यहाँ यूपीएससी या बीपीएससी काम खत्म हो जाता है। रिक्रूटमेंट में रिजल्ट निकाल दिया, बीपीएससी काम खत्म। ये रिजल्ट जो सक्सेसफुल कैंडिडेट का रिजल्ट है, ये बिहार सरकार को दे देगी। अब बिहार सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभाग अपने अपने कर्मचारियों का चयन करेंगे। जैसे आईएएस में ले लो, सबसे पहले जाता है कार्मिक मंत्रालय के पास, जो आईएएस का चयन करता है। फिर जाता है विदेश मंत्रालय के पास, जो आईएफएस अधिकारी का चयन करता है। फिर जाता है गृह मंत्रालय के पास, जो आईपीएस अधिकारी का चयन करती है। इस प्रकार ये विभिन्न मंत्रालय और विभागों में घूमते रहता है। फिर क्या होता है, फिर नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है। वो विभाग संबद्ध उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र भेजेगा और कहेगा कि आप इतने तारीख तक आकर रिपोर्ट करें। समझते, नियुक्ति पत्र बड़ा इंपॉर्टेंट चरण होता है जो चयन के बाद होता है। उसके बाद फिर क्या होगा, अब नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद उम्मीदवार ज्वाइन कर लिया तो उनको कुछ दिन तक प्रोबेशन पे रखा जाता है। प्रोबेशन का मतलब होता है परिवीक्षण। यह एक टेम्पररी एंट्री मिला है। अभी आपको देखा जा रहा है कि आपका परफॉर्मेंस ठीक है या नहीं है। अगर परफॉर्मेंस ठीक रहेगा तो आगे कंटिन्यू रखा जाएगा, अगर परफॉर्मेंस खराब रहा तो आपको ड्रॉप किया जा सकता है। तो प्रोबेशन एक अस्थायी व्यवस्था कहा जाता है जिस दौरान उसके परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, और अगर परफॉर्मेंस ठीक रहा तो सर्विस को क्या कर दिया जाता है, कंफर्म कर दिया जाता है। उसके बाद उसको उपयुक्त पद पर क्या होता है, प्लेस कर दिया, उसको प्लेसमेंट कहते हैं, पदस्थापन। उपयुक्त पद पर उसको प्लेस कर दिया जाता है। और अंत में क्या किया जाता है, ओरिएंटेशन, यानी जिस सेवा के लिए जिस पद पर नियुक्त हुआ है उसके बारे में उसको प्रशिक्षण के माध्यम से जानकारी दे दी जाती है। तो समझ में आया आपको, पहला क्या हुआ, पहला हुआ पद रिक्ति का निर्धारण, दूसरा क्या हुआ, योग्यता और सेवा शर्त का निर्धारण, तीसरा क्या हुआ, प्रपत्र आवेदन प्रपत्र का निर्धारण, चौथा क्या हुआ, विज्ञापन देना हुआ, पांचवा क्या हुआ, अपर्याप्त और अपूर्ण आवेदन प्रपत्रों का छटनी करना, छठा क्या हुआ, आपका एग्जाम लेना, सातवां क्या हुआ, रिजल्ट प्रकाशित करना, आठवां क्या हुआ, विभिन्न सेवाओं के लिए चयन करना, नौवां क्या हुआ, नियुक्ति पत्र जारी करना, 10वां क्या हुआ, परिवीक्षण में रखना, 11वां क्या हुआ, उसको जो पद के लिए जिस सेवा के लिए चुना गया है उस सेवा में उपयुक्त पद पर बैठा देना, और अंत में अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन, उसमें उसके बारे में जानकारी दे देना। तो इस प्रकार ये पूरे 12 चरणों में ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न होता है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो कंफ्यूजन। अब हम यहाँ पर देखते हैं भर्ती कितने प्रकार का होता है। भर्ती की विधि को ले लेते हैं, भर्ती के प्रकार भी देख लो, व्हाट टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब भर्ती के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो भर्ती का बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। जैसे हम लोग इन जनरल बोलते हैं नकारात्मक भर्ती और सकारात्मक भर्ती। नकारात्मक भर्ती का मतलब होता है नेगेटिव रिक्रूटमेंट, एंड सकारात्मक भर्ती का मतलब पॉजिटिव रिक्रूटमेंट। यदि भर्ती का उद्देश्य आयोग अक्षम उम्मीदवार को प्रतिस्पर्धा से बाहर निकालना हो तो उसको हम लोग नकारात्मक कहते हैं, और सकारात्मक का मतलब होता है यदि भर्ती का उद्देश्य श्रेष्ठतम उम्मीदवार को प्राप्त करना तो उसको हम लोग सकारात्मक भर्ती कहते हैं। जैसे प्रीलिम को ले लो, स्क्रीनिंग टेस्ट को ले लो, ये सब क्या है, नकारात्मक भर्ती है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, श्रेष्ठ मतलब कह सकते हैं आयोग अक्षम उम्मीदवार को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर देना। और कैंपस रिक्रूटमेंट का नाम सुना होगा, जो प्राइवेट कंपनी में देखने को मिलता है कि नियोक्ता स्वयं ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं और वहीं से जो मोस्ट टैलेंटेड अवेलेबल जो एम्प्लॉय उसको खींच लेते हैं, जिसको हम लोग कैंपस कहते हैं। और ये सकारात्मक भर्ती का उदाहरण है। तो सकारात्मक भर्ती में श्रेष्ठतम उम्मीदवार को प्राप्त करना, और नकारात्मक में आयोग इत्यादि को प्रतिस्पर्धा से बाहर करना। फिर भर्ती और भी कई प्रकार का हो सकता है। संगठन के अंदर से भर्ती,
संगठन के बाहर से भर्ती। संगठन के अंदर से भर्ती का मतलब क्या हुआ, जो पहले से काम कर रहे कर्मचारी अगर हम उन्हीं को भर्ती में लेते हैं तो इसका मतलब संगठन के अंदर से भर्ती कहते हैं। और यदि खुले बाजार से प्रतियोगी परीक्षा द्वारा रिक्त पदों को भरते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संगठन के बाहर से भर्ती कहते हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। समझ रहे हैं? तो एक मतलब संगठन के अंदर मतलब रिक्रूटमेंट विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट तीसरा कह सकते हो, भर्ती जो हो सकता है असेंबल्ड और अनअसेंबल्ड। असेंबल्ड भर्ती का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे विभागों का भर्ती अगर एक जगह कर दिया जाता है तो उसको असेंबल्ड भर्ती कहते हैं। और अनअसेंबल्ड भर्ती का मतलब क्या हुआ, एक पद दो पद के लिए अलग अलग विज्ञापन निकाला गया और उस पद को भरा गया तो उसको अनअसेंबल्ड कहते हैं। जनरली आप देखते होंगे यूपीएससी का देखते फ्राइडे इवनिंग में बहुत सारा ऐसा एक पद दो पद का वैकेंसी निकलता है, उसको अनअसेंबल्ड कहते हैं। और असेंबल जो आप एग्जाम दे रहे हो 65वां बीपीएससी या 66वां बीपीएससी, इसको असेंबल कहेंगे। जैसे 12-15 विभागों का एक साथ वैकेंसी निकाला गया और एक पदों को भरा जा रहा है। इसके अलावा भर्ती के और भी कई प्रकार हो सकते हैं। तो और कौन कौन भर्ती के प्रकार हो सकते हैं, जरा उस पर भी हम लोग यहाँ वर्कआउट कर सकते हैं। एक को हम लोग कहते हैं कैडेट सिस्टम। भर्ती का एक प्रणाली से हम लोग कैडेट सिस्टम कहते हैं। कैडेट सिस्टम में क्या होता है कि एकदम कम, जैसे +2 लड़का किया उसी समय उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, एजुकेशन भी देते हैं और ट्रेन भी करते हैं। मिलिट्री में ऐसे देखते मिलते हो गए, रेलवे अप्रेंटिस क्लास जो एग्जाम होता है उसमें देखने को मिलता है कि +2 लेवल एग्जाम होता है, इसमें उसको ग्रेजुएशन भी कराया जाता है और फिर उसका कह सकते हो ट्रेनिंग में दिया जाता है, तो उसको हम लोग कैडेट सिस्टम कहते हैं। तो एक भर्ती का रूप क्या हुआ, कैडेट सिस्टम हुआ। दूसरे भर्ती का रूप को हम लोग जनरल मेंटल एबिलिटी सिस्टम कहते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी सिस्टम मतलब समान मानसिक क्षमता प्रणाली, जो भारत, इंग्लैंड इत्यादि देशों में मिलता है, जिसमें फ्रेश मतलब कम उम्र के स्नातक युवा को जो विरलेंट होते हैं उनको लोक सेवा में भरा जाता है एग्जाम के द्वारा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरल एबिलिटी मेंटल एबिलिटी सिस्टम, जिसमें +2 से नहीं लिया जाता है बल्कि ग्रेजुएशन से लिया जाता है और उनके मानसिक उपलब्धि के आधार, मेंटल अटेनमेंट के आधार पर, उपलब्धि के आधार पर चयन किया जाता है। तीसरा हम लोग एक्सपर्टाइज सिस्टम कहते हैं, जो अमेरिका में प्रचलित है, जहाँ पर उम्र जो होता है काफी बड़ा होता है, 45 वर्ष तक आप लोक सेवा में आ सकते हो। और इसे विशेषज्ञता के आधार पर भर्ती किया जाता है। और इसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है कि इसमें कैरियर नहीं होता, बस कुछ एक दिन के लिए आपकी नियुक्ति हुई फिर आप बाहर चले जाए, समझ रहे हैं। और चौथा को हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल एंट्री सिस्टम कहते हैं। ये जो है दूसरे सिस्टम का पूरक रूप है। ये इंग्लैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, भारत जैसे देशों में देखने को मिलता है, जहाँ पर जनरल मेंटल एबिलिटी सिस्टम है। कई दफा ऐसा देखने को मिलता है कि किसी खास पद पर संगठन में उपयुक्त उम्मीदवार अवेलेबल नहीं रहते, तो उस परिस्थिति में उन पदों को भरने के लिए बाहर से भर्ती किया जाता है, तो उसे एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो मैंने आपको भर्ती के बहुत सारे रूप बतलाए। पहला रूप बतलाया, तरीका बतलाया, नकारात्मक भर्ती, सकारात्मक भर्ती। फिर आपको मैंने बताया कि संगठन के अंदर से भर्ती, संगठन के बाहर से भर्ती। फिर मैंने बताया असेंबल्ड भर्ती, अनअसेंबल्ड भर्ती। फिर मैंने बताया भर्ती के और भी कई रूप है, जिसमें कैडेट सिस्टम, फिर दूसरा आप कह सकते हो जनरल मेंटल एबिलिटी सिस्टम, फिर एक्सपर्टाइज सिस्टम और चौथा लेटरल एंट्री सिस्टम। कैडेट सिस्टम कहाँ मिलता है, प्रतिरक्षा वगैरह में देखने को मिलेगा। हमारे प्रसा में कभी देखने को मिलता था, रेलवे अप्रेंटिस क्लास वाला इसी श्रेणी में आता है। दूसरा जनरल मेंटल एबिलिटी सिस्टम, ये इंग्लैंड, भारत जैसे देशों में जहाँ पर सिविल सर्विस एग्जाम होते हैं, जो ग्रेजुएट होते हैं और उनको मेंटल अचीवमेंट के आधार पर सेलेक्ट किया जाता है। एक्सपर्टाइज सिस्टम अमेरिका में देखने को मिलता है, जिसमें विशेषज्ञता के आधार पर, अनुभव के आधार पर लोक सेवा में प्रवेश दिया जाता है, लेकिन वह कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर का होता है। और चौथा लेटरल एंट्री सिस्टम, ये कहाँ पाया जाता है, ये जनरली पाया जाता है उन देशों में, समझ रहे हैं, जहाँ जनरल मेंटल एबिलिटी सिस्टम है, वहीं पर वो सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। खास तौर पर जब संगठन में मेरिट अवेलेबल ना हो और बाहर से
मेरिट लिया जाता है, तो उसी को हम लोग लेटरल एंट्री सिस्टम कहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, भर्ती को परिभाषित करें। तो भर्ती को परिभाषित करने वाले में आप जब लिखोगे तो वहाँ पॉइंट आउट करोगे कि भर्ती कार्मिक प्रशासन का पहला कार्य है, ये प्रापण कार्य से जुड़ा है। इसका ताल्लुकात योग्य कर्मचारी को रिक्त पदों के लिए आकर्षित करना और प्राप्त करना होता है। फिर भर्ती को आप संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ में बदला सकते हो। अगर कुछ किताब वगैरह में एक दो डेफिनेशन भर्ती का मिल जाए तो लिख देना, फिर अपना एक भर्ती का अपना परिभाषा दे देना और कहना भर्ती एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें मतलब रिक्त पदों के लिए योग्यतम उम्मीदवार को प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित किया जाता है, विज्ञापन दिया जाता है, परीक्षाएं ली जाती है और इसमें मतलब कह सकते हो परिवीक्षण, कह सकते हैं पदस्थापन इत्यादि उसके महत्वपूर्ण चरण होते हैं। फिर बतलाना कि प्राय भर्ती और नियुक्ति एक जैसा लगता है लेकिन दोनों में फर्क होता है। भर्ती एक व्यापक प्रक्रिया है और नियुक्ति उसमें एक चरण। फिर आप बतला सकते हो भर्ती प्रक्रिया 11-12 चरणों में संपन्न होता है और उस चरणों को में आप नियुक्ति को, चयन को, फिर आप परिवीक्षण को अलग अलग स्पेसिफाई करके बतला सकते हो। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है भर्ती के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। तो आप इसमें लिख सकते हो 3 वो लिख देना और 4 ये लिख देना। पहला नकारात्मक भर्ती, सकारात्मक भर्ती, फिर दूसरा संगठन के अंदर से भर्ती, बाहर से भर्ती, एकीकृत भर्ती और अलग विखंडीकृत भर्ती, फिर कैडेट सिस्टम, फिर जनरल मेंटल एबिलिटी सिस्टम और फिर कर देना एक्सपर्टाइज सिस्टम और अंत में लेटरल एंट्री सिस्टम। तो इसका क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता है। रही बात इधर भीतर से भर्ती और बाहर से भर्ती से क्या तात्पर्य है, इनके गुण और दोष को विवेचना करें। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा। कम से कम आपको मतलब संगठन के अंदर के भर्ती और बाहर से भर्ती का मतलब थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा। यानी यदि संगठन में पहले से कार्यरत कर्मचारी उन्हीं का भर्ती कर दिया जाता है, उन्हीं को पदोन्नत करके रिक्त पदों को भरा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, संगठन के अंदर से भर्ती कहते हैं। और यदि रिक्त पदों पर संगठन के बाहर से लोगों को लाकर भरा जाता है, खुले बाजार से लाकर भरा जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाहर से भर्ती कहते हैं। मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से दर्शा सकता हूँ। जैसे देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो सकता है दिखाने के लिए। जैसे देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ, क्लियर है। यहाँ ये पद हुआ, ये पद रिक्त हुआ है, ये पद रिक्त हुआ है। अब इस पद पर 2 तरह का से भर्ती किया जा सकता है, ऐसे और ऐसे, समझ रहे हैं। तो ऐसे जो भर्ती हुआ इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष भर्ती कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष भर्ती कहते हैं। समझा, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट। समझ रहे हैं। इसको संगठन के बाहर से भर्ती कर सकते हो और इनको क्या कर सकते हो, संगठन के अंदर से भर्ती कर सकते हो, अंदर से भर्ती, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि संगठन के अंदर से यदि भर्ती होता है तो उसके क्या प्लस पॉइंट है और संगठन के बाहर से यदि भर्ती होता है तो उसके क्या प्लस पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संगठन के अंदर से भर्ती का मतलब क्या हुआ। तो संगठन के अंदर से भर्ती का मतलब हुआ जो कर्मचारी पहले से संगठन में उन्हीं को पदोन्नत करके जो संगठन में रिक्त पद हुआ है उसको भरा जाना, उसी को संगठन के अंदर से भर्ती कह सकते हो। इसे पदोन्नति द्वारा भर्ती भी कह सकते हो। एक महीने में भर्ती प्रतीत भी नहीं होता है, ये तो लगता है कि ये पदोन्नति हुआ, लेकिन वर्चुअली देखा जाए, तकनीकी दृष्टि से देखा जाए, यदि कोई भी पद रिक्त होता है समझ, और उस पर भरा जाता है, चाहे अंदर से हो चाहे बाहर हो, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, भर्ती कहेंगे। तो कोई भी पद खाली हुआ है, ये पद खाली हुआ था और इसको हमने संगठन में पहले से कार्यरत कर्मचारी को ही पदोन्नत करके भरा, तो ये अप्रत्यक्ष भर्ती हुआ और ये खाली पद हुआ। और मैंने बाहर से प्रतिस्पर्धा द्वारा, प्रतियोगी परीक्षा द्वारा
पद को भरा तो उसको प्रत्यक्ष भर्ती या संगठन के बाहर से भर्ती कहते हैं। समझ तो आप मेरे को बतला सकते हो कि संगठन के अंदर से भर्ती का एक नाम क्या हुआ, तो पदोन्नति द्वारा भर्ती, और संगठन के बाहर से जो भर्ती उसको क्या बोलेंगे, परीक्षा द्वारा भर्ती। और आम बोलचाल में हम लोग क्या समझते हैं, संगठन के अंदर से बाहर से ही भर्ती को हम लोग भर्ती मानते हैं, अंदर से भर्ती को तो भर्ती मानते भी नहीं है, लेकिन वर्चुअली वो भर्ती है, क्योंकि रिक्त पद है और किसी भी तरीका से भरा तो उसको भर्ती ही कहेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर देखते हैं प्रत्यक्ष भर्ती से प्लस पॉइंट क्या होता है। तो प्रत्यक्ष भर्ती में सबसे 5 पॉइंट में आपको बताऊं कि प्रत्यक्ष भर्ती में सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि यह जो है मितव्ययी प्रक्रिया। मितव्ययी प्रक्रिया है क्या, इसमें ज्यादा प्रशिक्षण वगैरह का खर्च वगैरह नहीं होता है, क्योंकि कर्मचारी पहले से संगठन से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए आसान हो जाता है। तो एक मितव्ययी प्रक्रिया है। नंबर 2, इसमें मतलब ये इसको संपन्न करना आसान होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फॉर्म आवेदन पत्र नहीं रहता है कि इसको छांटना है, एग्जाम लेना है वगैरह वगैरह। तो एक पहले तो मितव्ययी है और दूसरा ये सहज प्रक्रिया। तीसरा क्या होता है, इसमें अनुभव को जो संगठन में पहले से काम कर रहे हैं उनको प्रश्रय मिलता है। चौथा क्या होता है, यह जो भर्ती प्रणाली है ये प्रबंधकीय और प्रशासनिक कार्यों के लिए ज्यादा उपयुक्त माना जाता है, जिसमें अनुभव की जरूरत होती है। समझ रहे, 3 हो गया। चौथा क्या बदलाव हो गया, यह जो भर्ती प्रणाली है इस प्रणाली में जो कर्मचारी जो होते हैं वह एक तरह से सुरक्षित महसूस करते हैं, उनको किसी प्रकार का दबाव नहीं रहता, उनका पूरे संगठन के प्रति निष्ठा बनी रहती है। समझ रहे। और नेक्स्ट क्या होता है, ये जो भर्ती प्रणाली है आजीविका संरचना को बल देता है, यानी संगठन में कर्मचारी जो आए हैं वो मान के चल रहे हैं कि कालक्रम में वे ऊंचे पद पर भर्ती किए जाएंगे और वे एक बेहतर परफॉर्मेंस देना चाहेंगे संगठन को। और क्या होता है मतलब, अगर संगठन के अंदर से भर्ती किया जा रहा है तो उसके और क्या प्लस पॉइंट होते हैं, इसमें कर्मचारियों में दलीय भावना देखने को मिलता है। तो 5-6 पॉइंट बदलाव। सबसे पहला मितव्ययी, दूसरा सहज, तीसरा प्रबंधकीय और प्रशासनिक कार्यों के लिए उपयुक्त, चौथा इस प्रणाली में होता है कि इसमें कर्मचारी जो होते हैं सुरक्षित महसूस करते हैं। 5वां क्या होता है, उनकी निष्ठा जो होता है पूरे संगठन के प्रति होता है। नेक्स्ट क्या होता है, ये आजीविका संरचना के लिए उपयुक्त माना जाता है। समझ रहे। एक महीने में क्या है मतलब कह सकते हो, पद की आवश्यकता और पदधारी के बीच योग्यता, इन दोनों के बीच में थोड़ा तालमेल अच्छा होता है। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो 6-7 पॉइंट मैंने बतलाया भर्ती के अंदर से भर्ती के। अब इसके अवगुण भी होंगे, जब भर्ती किया जा रहा है संगठन के अंदर से तो इसके अवगुण क्या होगा। सबसे पहले ये लोकतांत्रिक नहीं है। क्यों, क्योंकि आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, संगठन के अंदर वाले को जगह दे रहे हो, संगठन के बाहर वाले को साइड कर दे रहे हो, तो उस दृष्टि से अलोकतांत्रिक हुआ। दूसरा क्या हुआ, यह चयन का इसमें जो क्षेत्र होता है सीमित हो जाता है। तीसरा क्या होता है, इसमें जो योग्यतम उम्मीदवार जो होते हैं वे आकर्षित नहीं हो पाते, आ नहीं पाते। चौथा क्या है, ये उन कार्यों के लिए जहाँ तकनीकी प्रकृति के कार्य होते हैं जिसे विशेषज्ञता की जरूरत होती है, वहां पर ये फिट नहीं बैठता है। इसमें नए खून का प्रवेश संभव नहीं हो पाता। क्लियर है। तो 4-5 मैंने आपको माइनस पॉइंट बतलाया। पहला माइनस पॉइंट क्या बतलाया, पहला मैंने माइनस पॉइंट बतलाया अलोकतांत्रिक। दूसरा क्या बतलाया, चयन के अवसर सीमित। तीसरा क्या बताया, तकनीकी कार्यों के लिए अनुपयुक्त। चौथा विशेषज्ञता वगैरह इसमें अनदेखा। नेक्स्ट, इसमें योग्यतम उम्मीदवार इसमें आकर्षित नहीं हो पाते। और क्या होता है मतलब, संगठन मीडियोकर मध्यम औसत दर्जे के कर्मचारी का मंच बन जाता है, अखाड़ा बन जाता है। समझ रहे हैं। तो जो चीज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भर्ती के अवगुण है वही प्रत्यक्ष भर्ती के गुण बनेंगे। तो आप 1-to-1 क्रॉसपॉन्डेंस ले सकते हो। अब हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष भर्ती होता है उसके क्या प्लस पॉइंट होते हैं। तो प्रत्यक्ष भर्ती में सबसे पहला प्लस पॉइंट क्या होता है कि संगठन का जो कह सकते हैं जो चयन का जो आधार होता है बड़ा होता है, उसमें बड़े लार्ज संख्या में उम्मीदवार आते हैं। दूसरा, ये लोकतांत्रिक भी है क्योंकि सबको हम समान अवसर दे रहे। तीसरा, नए खून का प्रवेश होता है।
नंबर चौथा, प्रतिस्पर्धा की भावना इसमें बढ़ती है। नेक्स्ट क्या होता है बताया जाए, ये तकनीकी मतलब कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसमें विशेषज्ञता को जगा दिया जाता है, इसमें श्रेष्ठता को जगा दिया जाता है। समझ रहे, इसमें क्या होता है कि आप देखते हो कि पद मतलब कह सकते हो कि मतलब जैसे पद की आवश्यकता है वैसे उम्मीदवार को हम प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये सब कुछ प्लस पॉइंट है। फिर मैं आपसे मेरे से पूछे तो मैं आपको 5-7 प्लस पॉइंट रिमाइंड कर सकता हूँ। पहला क्या होगा, चयन का आधार बढ़ा। दूसरा, लोकतांत्रिक। तीसरा, योग्यतम उम्मीदवार आकर्षित। चौथा, नए खून का प्रवेश। पांचवा, प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट कह सकते हो, विशेषज्ञ और तकनीकी कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। और क्या होता है मतलब द्वार मतलब इसमें और क्या होता है, इसमें होता है श्रेष्ठता पर बल दिया जाता है। क्लियर है, इसमें प्रतिस्पर्धा और संगठन में ताजगी और नवीनता का संचार होता है। लेकिन इसके भी कुछ माइनस पॉइंट है। तो इसके माइनस पॉइंट क्या है, अगर संगठन में बाहर से केवल भर्ती किया जाता है तो जो पहले से काम कर रहे कर्मचारी होते हैं वे लोग अपने आप को हतोत्साहित महसूस करते हैं, सबसाइडेड महसूस करते हैं। समझ रहे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलता है। दूसरा क्या होता है कि इस प्रणाली में यह प्रणाली जो प्रबंधकीय और प्रशासनिक कार्यों में नहीं फिट बैठता, जहाँ अनुभव की जरूरत होती। तीसरा क्या होता है, ये खर्चीली प्रक्रिया है। एक बड़े संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त आते हैं जिनका जांच पड़ताल करना होता है, परीक्षा लेना होता है। चौथा, इसे पद की आवश्यकता और पदधारी की योग्यता के बीच में थोड़ा तालमेल का अभाव हो सकता है। ये इसमें प्रशिक्षण पर, आवेदन पर पत्र और परीक्षा आयोजित करने पर भारी खर्च और फजीयत उठाना पड़ता है। और क्या है बताया जाए, इसमें जो काम कर रहे कर्मचारी होते हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। उनमें कह सकते पहल प्रवृत्ति दुष्प्रभावित होता है, वे निष्क्रिय निस्तेज हो जाते हैं। तो ये माइनस पॉइंट हुआ। तो मैं फिर 5 बदलाव, 5 संगठन के अंदर से भर्ती का प्लस और माइनस बोलो, फिर संगठन के बाहर से भर्ती के प्लस और माइनस बोलो। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, संगठन के अंदर से भर्ती के 5 प्लस पॉइंट में सबसे पहला हुआ कि ये मितव्ययी है, नंबर 1। दूसरा, अनुभव को तरजीह देता है। तीसरा, यह जो है सहज प्रक्रिया है, स्वीकार्य प्रक्रिया। चौथा, इसे पूरे संगठन के प्रति निष्ठा होती है। पांचवा, यह तकनीक प्रबंधकीय प्रशासनिक कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। माइनस पॉइंट इसका बोलो कि यह तकनीकी कार्यों के लिए अनुपयुक्त है। संगठन मीडियोकर एम्प्लॉय का जमावड़ा बन जाता है। फिर क्या कहोगे, इसमें प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। नेक्स्ट बोलोगे कि इसमें क्या होता है, संगठन में जड़ता की अवस्था आ जाती है, संगठन में नए खून का प्रवेश नहीं हो पाता है, योग्यता में इसके प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। अब इधर आ जाओ, प्रत्यक्ष यानी संगठन के बाहर से जो भर्ती होता है तो ये लोकतांत्रिक होता है, चयन का आधार बड़ा होता है, विशेषज्ञता को तरजीह देती, श्रेष्ठता को तरजीह देता है, तकनीकी कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। माइनस पॉइंट, यह प्रबंधकीय प्रशासनिक कार्यों के लिए ठीक नहीं है, यह खर्चीली प्रक्रिया है। तीसरा, इसमें पद की आवश्यकता और पदधारी की योग्यता के बीच तालमेल का अभाव हो सकता है। चौथा, इसमें जो कार्यरत कर्मचारी होते हैं उनमें क्या होता है, असुरक्षा की भावना आती है। और लास्ट कह सकते हो कि इसमें मतलब क्या होता है कि जो संगठन जो होते हैं उसमें निष्ठा जो होता है क्षणिक टाइप का होता है, सेगमेंटेड होता है। तो ये 2 प्लस और माइनस पॉइंट हुआ। तो हम लोग कंक्लूड करेंगे तो क्या बोलेंगे कि संगठन में प्रत्यक्ष भर्ती और अप्रत्यक्ष भर्ती दोनों के सापेक्षिक गुण व दोष है। तो इस परिस्थिति में हम दोनों को इस्तेमाल करते हैं। संगठन के निम्न स्तर पर जहाँ पर तकनीकी कार्य इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पर तकनीकी कार्य इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ पर प्रत्यक्ष भर्ती ज्यादा महत्व माना जाता है, और संगठन के उच्च स्तर पर जहाँ प्रबंधकीय कार्य इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ पर अप्रत्यक्ष भर्ती ज्यादा बेहतर माना जाता है। तो इस प्रकार आप देखते हो कि प्रत्यक्ष भर्ती और अप्रत्यक्ष भर्ती का अनुपात जो होता है संगठन दर संगठन अलग अलग होता है।
वह संगठन जहां तकनीकी कार्य ज्यादा होते हैं वहां प्रत्यक्ष भर्ती ज्यादा होता है, और वह संगठन जहां प्रबंधकीय कार्य और प्रशासनिक कार्य ज्यादा होते हैं वहां पर अप्रत्यक्ष भर्ती ज्यादा होता है। संगठन के निम्न स्तर पर भी आप देखते हो प्रत्यक्ष भर्ती ज्यादा होता है, क्योंकि वहां काम तकनीकी प्रकृति का होता है, और संगठन के उच्च स्तर पर काम प्रबंधकीय नेचर का होता है, इसलिए अप्रत्यक्ष भर्ती होता है। और मध्य स्तर पर दोनों होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का संख्या घट रहा होता है और अप्रत्यक्ष का बढ़ रहा होता है। इस प्रकार संगठन में संगठन के अंदर से भर्ती और बाहर से भर्ती ये डिपेंड करता है संगठन दर संगठन, उसके स्वरूप पर और संगठन के विभिन्न स्तर पर। निम्न स्तर पर संगठन से बाहर से ज्यादा भर्ती, उच्च स्तर पर संगठन के अंदर से ज्यादा भर्ती। प्रशासनिक प्रबंधकीय काम कर रहे संगठनों में अप्रत्यक्ष भर्ती ज्यादा, संगठन के अंदर से भर्ती ज्यादा, और जो तकनीकी और प्रौद्योगिक कार्य कर रहे संगठन में बाहर से भर्ती पर ज्यादा बल दिया जाता है। तो दिस इज बेसिक पॉइंट जो आपको यहाँ समझना है। समझ में आ गया आपको? अब यहाँ बदलाओगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत में भर्ती कैसे रहा। इसको कार्मिक प्रशासन में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है भर्ती, और भर्ती पर शुरू से ही भारत में बहुत ज्यादा वर्कआउट किया जाता रहा। क्योंकि जैसा देखो कि भारत में जो भर्ती का प्रणाली मौजूदा है वह वर्चुअली किसके काल में डेवलप हुआ? ब्रिटिश काल में डेवलप हुआ, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वही व्यवस्था अपना लिया गया। हालांकि समय अंतराल में परिवर्तन होता गया है, और आज का अगर मेरे से पूछो कि आज का भर्ती प्रणाली किस मतलब किन किन प्रतिवेदन पे या किन किन सुधार आयोग समिति के रिकमेंडेशन पे आधारित है, तो मैं बोलूंगा पहला मैकाले समिति के रिपोर्ट पर, दूसरा मैं बतलाऊंगा कोठारी समिति के रिपोर्ट पर, तीसरा बतलाऊंगा सतीश चंद्रा समिति के रिपोर्ट पर, चौथा बतलाऊंगा खन्ना समिति के रिपोर्ट पर, पांचवा बतलाऊंगा अरुण नेगवेकर समिति के रिपोर्ट व्यवस्था पर। इन्हीं के अनुशंसा पर वर्तमान में लोक सेवा का उच्चतर लोक सेवा का भर्ती किया जाता है। जैसा कि आपको मैंने बताया 1853 में इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा योग्यता प्रणाली लागू किया गया था। और इसे अंजाम देने के लिए आपको मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। इसी के अनुशंसा पर पहला मतलब कह सकते हो प्रतियोगी परीक्षा ICS परीक्षा 1855 में संपन्न हुआ था। तो आप वही व्यवस्था बड़े दिनों तक अस्तित्व में बना रहा, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी मोरलेस वही बना रहा। समझ रहे? फिर हिंदी मीडियम जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद परिस्थितियां बदल गई और ब्रिटिश कालीन व्यवस्था में कुछ कमियां महसूस होने लगी, तो उसको दूर करने के लिए कोठारी समिति का गठन किया गया, और कोठारी समिति के अनुशंसा पर प्रीलिम को जोड़ा गया, अवसर सीमा जोड़ा गया, समझ रहे हैं, और परीक्षा के स्वरूप में बदलाव लाया गया। फिर सतीश चंद्रा कमेटी के अनुशंसा पर निबंध जोड़ा गया, और इंटरव्यू का मार्क्स को घटाया गया, समझ रहे हैं। और उसके बाद आप देखते हो इधर बढ़ाया गया, यस। उसके बाद खन्ना समिति के रिकमेंडेशन पर 2011 में प्रीलिम में बदलाव लाया गया, और ऑप्शनल के जगह CSET को जोड़ दिया गया। और फिर अब देखते हो नेगवेकर कमेटी के रिकमेंडेशन पर मेंस में बदलाव लाया गया, और फिर जो GS का 4 पेपर कर दिया गया, उसमें एक एथिक्स को भी जोड़ दिया गया। ऑप्शनल पहले 2 होते थे, उसको घटाकर 1 कर दिया गया। तो ये जितने भी परिवर्तन हुए सब उसी दौरान कालक्रम में आवश्यकता अनुसार संपन्न हुए। बाय द वे और भी कई समिति भर्ती से संबंधित स्थापित किए गए, जिनमें आप कह सकते हो अलग समिति, होता समिति, फिर आप कह सकते हो पुरुषोत्तम अग्रवाल समिति, फिर आप कह सकते हो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। लेकिन वर्चुअली इन सब के रिकमेंडेशंस को अभी माना नहीं गया है, और अभी इन्हीं 4-5 समिति जो मैंने आपको बतलाया उन्हीं के पैटर्न पर भारत में उच्च लोक सेवकों का भर्ती किया जाता है। पहला मैकाले, दूसरा कोठारी, तीसरा सतीश चंद्रा, चौथा खन्ना समिति, और 5वां नेगवेकर समिति। इन्हीं पर मौजूदा वर्कआउट किया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष भारत में जो भर्ती करता अभिकरण है उसका नाम है UPSC। एक एग्जाम लेती है जिसमें
जिसे हम सिविल सर्विस परीक्षा कहते हैं, सिविल सर्विस एग्जाम कहते हैं। समझ रहे, इसमें ऑल इंडिया सर्विस और हायर सिविल सर्विस दोनों का कंबाइंड एग्जाम होता है, यानी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और फिर जो हायर क्लास 1 के अधिकारी होते हैं सबका कंबाइंड एग्जाम होता है। उसका नाम क्या है? सिविल सर्विस एग्जाम है। ये एक ही परीक्षा है, उसमें सभी को शामिल होने का मौका मिलता है। समझते, अगर आप भारत में मौजूदा भर्ती प्रणाली के कुछ एक विशेषता मेरे से पूछे तो मैं बतलाऊंगा। पहला विशेषता एकल परीक्षा, और उस परीक्षा का नाम क्या है? उस परीक्षा का नाम है सिविल सेवा परीक्षा, जिसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं? अखिल भारतीय सेवा और ग्रुप ए और कुछ ग्रुप बी के सर्विस सम्मिलित होते हैं। समझ रहे, इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आपके कुछ मतलब अर्हता निर्धारित किया गया है, योग्यता निर्धारित किया गया है। समझ रहे, सबसे पहले आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा। समझ रहे, एक आयु सीमा दिया गया है, उस आयु सीमा को आपको धारण करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसमें आयु सीमा में ओबीसी के लिए और फिर एससी एसटी के लिए छूट दी गई है। समझ रहे, जैसे आप जानते कि अखिल भारतीय सेवा में केवल और केवल भारत के नागरिक को ही आमंत्रित किया जा सकता है, सम्मिलित किया जा सकता है। केंद्रीय सेवा में अखिल भारतीय सेवा के छोड़ के जो केंद्रीय सेवा उसमें भारत के अलावा नेपाल, भूटान इत्यादि से जो भारत में आए अस्थायी रूप से रहने के लिए उन्हें भी लोक सेवा में प्रवेश होने का अनुमति दिया गया है। तो भारत में लोक सेवा में सम्मिलित होने के लिए राष्ट्रीयता, भारत का नागरिक होना पहला इम्पोर्टेंट शर्त है। भारत में उस लोक सेवकों के लिए 30 वर्ष जनरल के लिए निर्धारित किया गया है। थोड़े 3 वर्ष आयु सीमा जो है एससी के लिए छोड़ा गया है, ओबीसी के लिए, और 35 वर्ष आयु सीमा किसका है? एसटी के लिए है। लेकिन उनके लिए अवसर सीमा कोई निर्धारित नहीं किया गया है। वे चाहे जितना बार, जनरल उम्मीदवार के लिए 4 चांस है, जनरल ओबीसी के लिए 7 चांस है, और जनरल और सब एससी एसटी के लिए कोई अवसर सीमा इसमें निर्धारित नहीं किया गया। तो एज 30, 32, 35 और फिर अवसर सीमा 4, 6 और 4, 7 और अन्य सीमित। समझ रहे, इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट जो या कोई भी कैंडिडेट जो उच्चतर लोक सेवा में सम्मिलित होना चाहता है उसे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में उदार शिक्षा में स्नातक होना चाहिए। इस परीक्षा का जो कार्यक्रम है वह 2 वर्गों में बटा हुआ है। समझ रहे, जिसमें सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होता है, फिर लिखित मुख्य परीक्षा होता है। तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, जिसको हम लोग जीएस कहते हैं, दूसरे को सीसेट कहते हैं। सीसेट के अंक जुड़ते नहीं है, लेकिन उसका पास होना जरूरी है। 200 अंक के होते हैं। मेरिट लिस्ट जीएस के आधार पर बनता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, और जो लड़के क्वालिफाई करते हैं जीएस में मतलब प्रीलिम में, उन्हीं को मेंस के लिए आमंत्रित किया जाता है। मेंस जो होता है वह 2 भाग में बटा हुआ है, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू। रिटन में आप देखते हो 1750 नंबर होते हैं। समझ, उसमें एक हिंदी और एक इंग्लिश है। इसके अलावे इसमें जनरल स्टडी होते हैं, 4 पेपर में बटे हुए, और एक ऑप्शनल होते हैं जो 250 गुना 2 यानी 500 नंबर के होते हैं, और 250 नंबर के हिस्से होते हैं। तो 1750 हो गए, जिसमें मेरिट लिस्ट बनता है। समझ रहे, और 275 नंबर का इंटरव्यू होता है, यानी 225 टोटल अंक हुए, जिसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा और विभिन्न सेवा के लोगों को चुना जाता है। जहां तक भारत में लोक सेवा, उच्चतर लोक सेवा का भर्ती का सवाल है, यहाँ पर प्रत्यक्ष भर्ती भी होता है, अप्रत्यक्ष भर्ती भी होता है। यानी अधिकांश पद, यानी 2/3 पद जो होते हैं वह किससे भरे जाते हैं? प्रत्यक्ष भर्ती से भरे जाते हैं, और 1/3 भर्ती पद जो होते हैं वह अप्रत्यक्ष भर्ती से भरे जाते हैं। इसमें राज्य, जैसे अखिल भारतीय सेवा के बारे में बतला रहा हूँ कि अखिल भारतीय सेवा में प्रांतीय सेवा के अधिकारी, प्रांतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी का 1/3 सीट रिजर्व होता है। इसके अलावा राज्य के दूसरे जो राजपत्रित अधिकारी होते दूसरे सेवा के, उनको भी विशेष कह सकते हो चयन के द्वारा अखिल भारतीय सेवा में एंट्री दिया जाता है। तो अखिल भारतीय सेवा जो उच्चतर लोक सेवा में आता है, उसमें भर्ती का कौन कौन सा तरीका है? उसका भर्ती का तरीका है प्रत्यक्ष भर्ती,
अप्रत्यक्ष भर्ती। प्रत्यक्ष भर्ती यानी कि डायरेक्ट एग्जाम द्वारा, और अप्रत्यक्ष भर्ती यानी कि प्रांतीय सेवा के अधिकारी द्वारा के पदोन्नति द्वारा, और दूसरा विशेष चयन द्वारा जो राज्य के प्रशासनिक सेवा के अलग अधिकारी होते हैं उनके लिए भी किया जाता है। उसके अलावा पिछले दिनों लोक सेवा में भारत में बड़े पैमाने पर बात विचार होता रहा, और सरकार का मानना है कि जो भारत में लोक सेवा परीक्षा है उसमें कुछ महत्वपूर्ण परिसीमाएं और उसको करेक्ट करने की जरूरत है। इसी कार्यक्रम में होता समिति स्थापित किया गया। इसी क्रम में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी लंबा चौड़ा रिकमेंडेशन दिया। इसी संदर्भ में बासवन समिति ने भी अभी हाल में रिकमेंडेशन दिया है। सबका मोटा मोटी अगर देखा जाए कि भर्ती प्रक्रिया में और निष्पक्षता लाया जाए, भर्ती प्रक्रिया में और पारदर्शिता लाया जाए, भर्ती प्रक्रिया को और अप टू डेट बनाया जाए। ऐसा लगभग सभी सुधार समितियों ने, जो होता कमेटी ले लो, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ले लो और बासवन समिति ले लो, सबने आयु सीमा को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। इनका मानना है कि जो अधिक उम्र हो जाने पर जो कर्मचारी होते, जो कार्मिक होते, उनमें खास मूल्य विकसित हो जाता है जिनको बदलना, प्रभावित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कम उम्र में ही लोक सेवकों को जितना ज्यादा प्रवेश दिया जाए, एंट्री दिया जाए, उतना फायदा होता है। तो इसलिए सभी लोगों ने एज को कम करने का अनुशंसा किया है। विषय वस्तु को और अधिक पारदर्शी और विषय वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए, ऑप्शनल को कम करने के लिए, जीएस को तरजीह बढ़ाने के लिए रिटन परीक्षा पर ज्यादा बल देने का अनुशंसा किया है। तो मैं यहाँ पर आपको बतला दूं कि भर्ती पर अभी जो 2-4 समिति जिस पर ज्यादा विचार हो रहा है उसमें बासवन समिति हो गया, दूसरा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग हो गया, होता समिति हो गया। इस बासवन समिति ने इंटरव्यू को मार्क्स को कम करने और रिटन परीक्षा पर ज्यादा तरजीह देने के लिए, एज लिमिट को कम करने के लिए और ऑप्शनल को हटाने का अनुशंसा किया है। अभी इस प्रकार भारत में जो उच्च लोक सेवक है उनके भर्ती के प्रक्रम में परिवर्तन का क्रम चल रहा है, और हो सकता है आने वाले दिनों में इसमें और ज्यादा परिवर्तन आपको देखने को मिले। एक बात बिल्कुल तय है, जैसा कि हमने आपको बतलाया, भर्ती कार्मिक प्रशासन का आधारशिला है, भर्ती कार्मिक प्रशासन का कह सकते आरंभन बिंदु है। तो इस परिस्थिति में भर्ती के उपयुक्तता पर कार्मिक प्रशासन की प्रभावकारिता निर्भर करता है। तो इस परिस्थिति में भर्ती जितना बेहतर हो, जितना पारदर्शी हो, जितना वस्तुनिष्ठ हो, जितना योग्यता और श्रेष्ठता आधारित हो, उतना अच्छा है। इसमें स्वविवेक के प्रयोग का संभावना सबसे कम से कम हो, और इसमें ज्यादा पर्याप्त प्रचार प्रसार हो, ताकि विभिन्न क्षेत्रों से लोग इसके प्रति आकर्षित हो, इसमें आ सके। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इसी को केंद्र बिंदु पर रख के भर्ती के कुछ सिद्धांत निर्धारित किए। इस सिद्धांत के तहत क्या है कि उसने कहा गया कि भर्ती का जो तरीका होना चाहिए, प्रोसीज्योर होना चाहिए, वह श्रेष्ठ पूर्ण ढंग से परिभाषित होना चाहिए और श्रेष्ठता पर आधारित होना चाहिए। दूसरा इसने कहा कि भर्ती का पर्याप्त प्रचार प्रसार होना चाहिए, खुली प्रतियोगी परीक्षा हो, ताकि सब लोग उसके प्रति क्या हो, आकर्षित हो। तीसरा इसने कहा कि भर्ती में अगर आप स्वविवेक को पूरी तरह दूर ना कर सके, हम न्यूनतम तो कर ही सकते हैं कि स्वविवेक जितना कम रहेगा उतना ज्यादा क्या रहेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी। चौथा इसने बताया कि रिटन एग्जामिनेशन पर ज्यादा वर्कआउट करने का और इंटरव्यू के मार्क्स को थोड़ा सा कम करने का, क्योंकि इंटरव्यू में पिछले दिनों बड़े पैमाने पर विषय परखता का देखा गया, और यही कारण है कि वर्तमान एनडीए सरकार ने बहुत सारे नीचे पद पर इंटरव्यू का व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया। फिर इसने बताया कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसका नियमित लेखा परीक्षण होना चाहिए, नियमित लेखा परीक्षण होना चाहिए, और इसमें यूपीएससी के तत्वाधान में ही, उसी के मार्गदर्शन में एक टीम बनाया जाए जो टाइम टू टाइम देखते रहे कि जो भारत में भर्ती हो रहा है उसमें कहीं गुणवत्ता में कहीं सुधार की जरूरत है, इसमें कोई कमी तो नहीं है, उसको अपडेट करने की जरूरत है, वह उसको करते रहे। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि भारतीय कार्मिक प्रशासन में महत्वपूर्ण अवधारणा है, महत्वपूर्ण अवधारणा
वर्तमान में और भी बढ़ गया है, क्योंकि जो सरकार है वह मौजूदा वह इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए प्रयास कर रही है, क्योंकि ये कार्मिक प्रशासन को सीधा सीधी प्रभावित करता है, लोक प्रशासन को सीधा सीधी प्रभावित करता है, जनहित को व्यापक तौर पर प्रभावित करता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में भर्ती के माध्यम से ही आप लोक प्रशासन को कार्यकुशल बना सकते हैं। भर्ती के माध्यम से ही आप लोक प्रशासन को ज्यादा प्रभावकारी, ईमानदार, प्रतिबद्ध बना सकते हैं। कैसा तरीका आप भर्ती में अपनाते हैं वह तय करेगा। जैसे पिछले दिनों आपने देखा कि जो हम लोगों ने सीसेट एक मैकेनिज्म दिया, तो सीसेट मैकेनिज्म के पीछे कारण क्या था कि केवल वही लोग लोक सेवा में एंट्री ले या प्रवेश करे जिनका लोक सेवा के प्रति कोई सकारात्मक अभिवृत्ति हो। पिछले दिनों क्या देखने को मिला कि बहुत सारे लोग लोक प्रशासन में आ रहे थे, लोक सेवा में आ रहे थे, आकर्षण के कारण, वेतन और सेवा शर्त को देखते हुए, पदोन्नति को देखते हुए उनके अंदर लोक सेवा के प्रति कोई भी प्रतिबद्धता और कोई भी मूल्य, सकारात्मक मूल्य नहीं था, केवल आकर्षण था। नतीजा क्या हुआ? उनके आगमन के बावजूद भी लाल फीताशाही बरकरार रहा, भ्रष्टाचार बना रहा, अनियमितता होते रही। समझ, तो उसको दूर करने के लिए पिछले दिनों सीसेट एक व्यवस्था लागू किया गया, ताकि ये देखा जा सके, ये सुनिश्चित किया जा सके कि वही लोग लोक सेवा में आए जिनको लोक सेवा के प्रति सकारात्मक सोच हो। पिछले दिनों आपने देखा मेंस परीक्षा में नैतिकता यानी एथिक्स एक पेपर जोड़ा गया। तो एथिक्स पेपर जोड़ने के पीछे कारण क्या था? तो एथिक्स पेपर जोड़ने के पीछे कारण यही था कि लोक सेवा में लोग नैतिक मूल्यों को, श्रेष्ठ मूल्य प्रणाली को भी ध्यान में रखे। समझ, क्योंकि प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक से अपेक्षा की जाती है कि वह नैतिक अभिकर्ता के रूप में काम करे। इसलिए नैतिकता को देखते हुए एक अलग से एथिक्स जोड़ दिया गया। हालांकि अभी इस बारे में कोई वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है, लेकिन यह बात बिल्कुल तय है कि यह सकारात्मक कदम है। यही कारण है कि यूपीएससी के बाद दूसरे राज्य सरकारों ने भी, उत्तर प्रदेश ने भी इसे अपनाया, झारखंड में भी सिलेबस बदला गया और नए सिरे से परिभाषित किया गया। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अगले साल बिहार में भी इस यूपीएससी के नए पैटर्न को अपनाने के संभावना पर विचार हो रहा है। तो आप समझ लो कि आपके भर्ती मैकेनिज्म में भी आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन अपेक्षित है। तो मैंने आज आपके साथ दो टॉपिक डिस्कस किया, एक भारत भर्ती और दूसरा भारत में भर्ती। और फिर मैंने बताया आपको कि प्रत्यक्ष भर्ती और अप्रत्यक्ष भर्ती यानी संगठन के बाहर से भर्ती और अंदर से भर्ती के गुण दोष क्या है, भर्ती के विभिन्न रूप क्या है। तो आप इस क्वेश्चन को वर्कआउट करना, लिखना, मेरे को पोस्ट करना, और अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे से कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। आई डू होप यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम आवर डिस्कशन टुडे। आज जो हमने आपके साथ डिस्कस किया, इससे आपको लाभ मिलेगा और आप इस प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। थैंक्स अलॉट। ओके, गुड डे, ऑल द बेस्ट।